चश्मा नहीं चलो आवाज बंद करो बहुत बुक बंद कर दो बदी बात जोत बंद छेली बेंच સુધી બધું બંધ બંધ करने पे किया બંધ બધું બંધ કશું ખુલ્લું ના જોઈ ओके नहीं आप चलो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था और पैरेलल का क्या था? आइए बोलो R1 plus अनु 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R2 R1 plus R2 plus R2 मतलब सीरीज में सिंपल समेशन इन पैरेलल कनेक्शन रेसिप्रोकल करके फिर एडिशन इसको हमने कैसे प्रूव किया था? सीरीज कनेक्शन में कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल? करंट क्या पर और वेरिएबल कौन होगा? पैरेलल में कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल? जो वेरिएबल है उसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं उसमें से हम डिराइव करते हैं फिर वाई वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कौन बताएगा? सर रॉन्ग सुरो सी पैरेलल માં છે ને ના ઓલા પતિ ગયું આઉટ છે સર કેમ કે થોડી ઉતરી જાય પછી કવા પડતો બધા લાઈન સોલી છે કરંટ પાસ કરવો એટલે બરોબર થઈ ગયું संतोष થઈ ગયો वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं? શું કામ નહીં તું શું કરે છે તું? बोल तो प्राची खाली एक्टिंग કર્યા કરે જાઓ સમજવાની વસ્તુ છે યાદ કરવાની વસ્તુ નહીં इनका नाम શું છે? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट में हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे तभी डिफरेंस मिलेगा। दैट्स व्हाई वी वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ए मीटर ऑलवेज सीरीज में क्यों लगता है? बिकॉज वो करंट की वैल्यू मेजर करता है तो टोटल करंट की वैल्यू चाहिए तो उसको सीरीज में डालना पड़ेगा। फिर जो सीरीज रेजिस्टेंस मिलता है वो कैसा मिलता है और पैरेलल मिलता है वो कैसा मिलता है? ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इन द सर्किट लेस देन द ओके तो इतना फंडा क्लियर है। फिर हमको पता है इफ सेम अप्लायंस इज देयर तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम रहेगा। फिर बस इतनी चीजें हमें आज तक सीखी है। ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इतने फॉर्मूला आज तक हमारे सामने आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया था? 12.7 चलो 12.8 कौन अच्छा बोला आदि है आदि In the circuit diagram given in figure 12, suppose the resistor R1 12.10 कहाँ पे है?
figure 12. So page number 213. 213. ओके, सेम पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है. Suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values of 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor and the total current in the circuit. The total current in the मतलब करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर, मतलब I1, I2 और I3 पूछा है. second. और क्या पूछा है? टोटल करंट. in the circuit. टोटल करंट, For our record. Total circuit resistance. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा है. मतलब देयर आर 3 क्वेश्चंस. आपको बोला है 12.10 की जो डायग्राम है वही सेम डायग्राम है, उसमें R1, R2, R3 का वैल्यू दे दिया है 5, 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. करंट फाइंड करना है और करंट टोटल करंट और ईच करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स. तो भाई सबसे पहले 12.10 देखते ही आपको क्या समझ में आया? पैरेलल कनेक्शन जो है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? करंट आता है और यहाँ जंक्शन पॉइंट से स्प्लिट हो जाएगा I1, I2 और I3 में. अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कनेक्शन कैसा है? पैरेलल. तो वी कैन डू दिस. कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको आरपी की वैल्यू मिलेगी. अब ये जो आरपी मिला वो इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस है. समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तीनों का कंबाइन हो करके ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो आरपी है. तो सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी. ये समझ में आया क्या किया? ये तीनों का मिला के एक आंसर बन गया आरपी. समझ में आया? सबको डाउट? किसी को कोई डाउट? अब सर्किट में से करंट जा रहा है I, पोटेंशियल इज गिवन एज 12 वोल्ट. ये आरपी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है. तो व्हाट यू विल डू इज, वी नो दैट ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR. आरपी आपको पता है, V आपको पता है, तो करंट, टोटल करंट मिल जाएगा. समझ में आ गया सबको? अब सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए I1 R1, I2 R2, I3 R3, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट. पहले इतना करो फिर आगे बताता हूँ. सुधर, आंसर सुधर. I36 છે total પછી RP 1/3 છે. जो 1/R1 क्या है? 5. 1/5, 1/10 प्लस 1/30. अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 30. तो 5 6 जा, इसको 3 से, इसको 1. 1/3. अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो RP इक्वल टू 30/10. तो 3 ohms विल बी योर आंसर. अब इधर ध्यान दो, ये 1/RP होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करा के RP लाना पड़ेगा. अब इसको चेक करो. सबसे पहले हमको क्या पता है कि पैरेलल कनेक्शन सर्किट में सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा रेजिस्टेंस देता है. तो सर्किट का सबसे छोटा कौन सा है? 5 ohms. तो उससे भी छोटा आंसर दिया हमको 3 ohms. मतलब जो हमने किया वो सही है. अब ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया. अब सर्किट बन गई ये, इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस बन गया 3 ohms. नाउ वी कैन सिंपली डू V इज इक्वल टू IR. V का मतलब हमें 12 पता है, करंट हमें टोटल फाइंड करना है, ये हमें 3 पता है. तो 3 4 जा 12, तो टोटल करंट मिल गया 4 एम्पियर. तो 2 आंसर तो मिल गए. अब तीसरा, ये 3 आंसर लाने I1, I2 और I3. वो कैसे लाएंगे? लिखना है वी नो दैट इन द पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज कांस्टेंट
ये अभी अभी हमने रिवाइज किया, फिर आवाज बंद करो भाई। इन पैरेलल कनेक्शन कौन कांस्टेंट होता है? वोल्टेज। दैट्स व्हाई V कांस्टेंट रहेगा। R1 में से पास होने वाला करंट I1, I2 में से पास होने वाला I2, I3 में से पास होने वाला I3। तो इंडिविजुअली सबके लिए मैं लगा सकता हूँ V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2 एंड V इज इक्वल टू I3 R3। ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज वोल्टेज तो सबके लिए कांस्टेंट, वोल्टेज की वैल्यू सबके लिए 12, I1 नहीं पता है लेकिन R1 पता है 5, 12 पता है, I2 नहीं पता है लेकिन R2 पता है 10, ये पता है 12, I3 नहीं पता है पर I3 पता है, R3 पता है। तो सब में से I1 I2 I3 भी मिल जाएंगे। तो सिमिलरली स्टेप 1 इधर आपने बनाया स्टेप 2 और ये स्टेप 3, क्वेश्चन खत्म। हो गया। I1 I2 I3 ની વેલ્યુ શું આવી? I1 2.4, I2 1.2 અને I3 0.4. સુધર નહીં આવડતું? થઈ ગયું સર? જવા દો આને। ये सबको समझ में आया कैसे किया? सर्किट बड़ी में से ऐसी कैसी हो गई, सबको समझ में आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों का मिला के अभी ये बन चुका है, इसलिए। चलो 12.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो इसको। 12.9 देखो ये 12.9 पूरा आपको ही सॉल्व करना है। बुक बंद कर दो, खाली एक बुक खुली रख, खाली क्वेश्चन वाँचवा માટે, बाकी બધું બંધ कर दो। क्वेश्चन હું કહું પછી વાંચજે, 1 મિનિટ ઉભી રહે। પ્લસ ઉપર છે ને? અહીંયા કશે કી બનાવી દો એટલે એનું કામ પતી જાય। ઓકે, હવે વાંચી કર, ચલ। If in figure 12.12, R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm, R4 is equal to 20 ohm, R5 is equal to 60 ohm, and a 12-volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and the total current flowing in the circuit. बस इतना ही पूछा है, खत्म। अब देखो इधर ध्यान दो, बुक बंद करो बद्दा। तो ये बुक बंद कर दिया। ये मेथड सिखा देता हूँ कैसे करना है, फिर आपको खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको R टोटल चाहिए, फिर I टोटल चाहिए। अब इसमें सीखना क्या है? सबसे पहले ये R1 और ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। अब इस सर्किट को इतना मत देखो, खाली इसको देखो। तो ये दोनों कौन से कनेक्शन में? कमला उतरी नहीं है जी, आई थी करंट आया,
स्प्लिट થઈ ગયો, यहाँ से वापस करंट आया, वापस स्प्लिट हो गया। मतलब ये दोनों कैसे कनेक्शन है? पैरेलल। मतलब पहले सिर्फ इसको देखो और इसको पैरेलली सॉल्व करो तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? ये करने के बाद सर्किट क्या बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। और नीचे तो वापस 3 कनेक्शन रहेंगे ऐसे। ધ્યાનથી અહીંયા ધ્યાન આપ, હમણાં કશું લખીશ ને, ખાલી સમજી લે પહેલા। ऐसी सर्किट बन गई, यहाँ बैटरी और सब है ऐसा मान लो। सर्किट में ऐसा चेंज आया बाय डूइंग दिस, तो ये मिला हमें RP1 1 2 का मिला है, तो इसको नाम दे दो RP12 1 2 का कंबाइन। अब ये 3 4 5 इसका भी पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ से आने वाला करंट स्प्लिट हो गया। तो 1/R3 4 5 को फाइंड करेंगे, तो 1/R3 R4 R5। अब सर्किट कैसी बन जाएगी? तो ऐसी बन जाएगी। ये मिला R12, ये मिला 3 4 5। अब चेक करो तो बैटरी में से आने वाला करंट विदाउट एनी स्प्लिट वापस बैटरी में चला गया। तो अब ये दोनों कौन से कनेक्शन में? सीरीज। तो इन दोनों का आंसर जो आएगा वो R टोटल आएगा। तब R टोटल कैसे फाइंड करेंगे? सीरीज में 1 2 प्लस 3 4 5। अब सर्किट कैसी बन जाएगी? तो सिंपल बैटरी के साथ एक ही रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी R टोटल। और चाहिए हमको करंट चाहिए टोटल, तो V इज इक्वल टू I टोटल इंटू R टोटल। तो R टोटल हमको मिला हुआ है, वहां रख देंगे। वोल्टेज भी हमको पता है 12, तो टोटल करंट मिल जाएगा। बुक खोले अगर चलो इंटेक्स में पहला 4 આપ્યો તો એ જો 4 માં શું કરવાનું હતું? when you have 2 ohm क्या છે 2 हमारे पास 3 रेजिस्टर से, इधर ध्यान दो, बातें बंद एकदम। अब इन तीनों को ऐसे कॉम्बिनेशन में सेट करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 ओम या फिर 1 ओम। मतलब ये 2 आंसर लाना है इन तीनों का यूज करके। सपोज इन तीनों को आपने सीरीज में लगा दिया तो 2 + 3 + 6 आंसर आएगा 12, या क्या आंसर आएगा? 11। मतलब वो तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे कि भाई इन दोनों को पैरेलल में डालो, इसके साथ इसको सीरीज में डालो। तो 1/3 + 1/6 क्या आएगा? 2 + 1/6 मतलब 3/6, तो RP आएगा 2। तो 2 + 2 तो आंसर आ गया 4। मतलब इन दोनों को पैरेलल में, इसके साथ इसको सीरीज में, देन यू विल हैव 4 ओम। समझ में आया क्या किया? ट्रायल एंड एरर। सर्किट ऐसी बनेगी, थ्री 6 2 मतलब 3 6 को पैरेलल में डालो, मतलब 1/3 + 1/6 तो आंसर आया 2। इन दोनों का कंबाइंड आंसर बन गया 2। फिर 2 और 2 सीरीज में है तो 2 + 2 4। और कवर पड़ी। मतलब आपको उल्टा सोचना है, पहले क्वेश्चन में से आंसर लाना था, अब आंसर में से क्वेश्चन को सेट करना है। समझ में आया कि कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो 4 ओम आएगा। अब 1 ओम के लिए आप कॉम्बिनेशन सेट करो, बिकॉज मुझे सबसे छोटे में से भी छोटा चाहिए, तो तीनों को पैरेलल में डाल दो तो आंसर 1 आ जाएगा। तो तीनों को पैरेलल में मतलब सर्किट कैसी बनेगी? ऐसी कुछ बनेगी। टू 3 6 तो 1/2 + 1/3 + 1/6 6/6 तो आंसर आएगा 1 ओम। लखी लो, चलो फटाफट। नेक्स्ट भी થયો 5th लोएस्ट એટલે જે આવે
वैसा ही नहीं है ओके जी टी-शर्ट वाले શું છે બધું चलो इधर ध्यान दो नेक्स्ट थियरी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब इसको प्रूव करने के लिए P इज इक्वल टू पावर एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें सीखनी है विच इज पावर और एनर्जी अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि थोड़े टाइम तक आप वायर को करंट पास कराओगे तो वायर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो गर्म कैसे हुआ? तो भाई कोई भी चीज़ गर्म कब होती है? जब कोई फ्रिक्शन लगता है। हम हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो भाई देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन बिटवीन योर पाम्स, तब जाके वो गर्म हुआ। सो वायर के अंदर कौन फ्रिक्शन पैदा करता है? तो चार्ज जो है वो रेजिस्टेंस के साथ फ्रिक्शन महसूस करता है और चार्ज गर्म मतलब वायर गर्म हो जाता है। सिंपल, इतना हमको पता है। तो इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीट जो है वो एक एनर्जी है, वन टाइप ऑफ एनर्जी। इतना समझ में आया सबको? तो हीट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है। तो एनर्जी के बारे में हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुए, मतलब यहाँ पे हीट आई, सो देयर मस्ट बी सम अनदर एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। समझ में आ रहा है? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि ये हीट होने के दो अजम्पशन हमने लगाए कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्शन की वजह से या फिर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी रही होगी जो हीट में कन्वर्ट हुई होगी। जैसे कि फ़ैन की बात अगर हम करते हैं तो फ़ैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन मैंने अगर उसको 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो क्या वो 100% मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा? इन आइडियल केस बनाएगा, पर क्या होता है? मैकेनिकल प्लस हीट। हमारा फ़ैन थोड़ा गर्म भी हो जाता है, मतलब 70% सपोज यूज़ हुआ फ़ैन को घुमाने के लिए, तो 30% यूज़ हुआ होगा हीट में वेस्ट हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जितनी एनर्जी दी सामने 100% ही मिलेगी। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% दिया, 100% मिला, बट इन डे टू डे लाइफ ये हीट एनर्जी हमारे कुछ काम नहीं आई, ये तो वेस्ट हो गया। हमारे काम में आया ये मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन बाय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स 100% एनर्जी दी तो 100% मिली। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? પ્રેક્ટિકલ માં 100% કન્વર્ઝન કોઈનું ના હોય, દુનિયામાં વેસ્ટ થવાનો જ છે। तो बस ये लाओ આ વેસ્ટ ખોટું ના કહેવાય ને, તારી માટે નહીં કામનું। આ પેન તોડ્યા પછી મારા કોઈ કામની નહીં, પણ તોડ્યા પહેલાંનું વજન તોડ્યા પછીનું વજન સેમ છે, તો ફિઝિક્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં માસ કન્ઝર્વ થઈ ગયું। चलो अब सीखना क्या है इस थियरी में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। समझना मेन यही था कि हीट इज नथिंग बट द एनर्जी। तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो एनर्जी का आएगा। हमारे पास ये फॉर्मूला हमने अभी तक सीखा हुआ है, V इज इक्वल टू W/Q। तो W का फॉर्मूला यहाँ से बनाना है, वर्क डन का तो क्या बनेगा? VQ। ये V इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब पोटेंशियल इंटू चार्ज तो हमारे पास है। अब ये वर्क डन जो है उसका यूनिट क्या होता है? जूल। और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है 9th क्लास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं एनर्जी का बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला होता था mgh। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर याद करो तो F इज इक्वल टू ma इंटू डी, मास एक्सेलरेशन डिस्टेंस, मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिस्टेंस। तो डायमेंशनली ये दोनों एक ही चीज़ है, उन दोनों का यूनिट भी सेम है। तो वर्क डन ही जूल है, समझ में आ रहा है? मतलब वर्क डन ही एनर्जी है। कोई डाउट किसी को इसमें? एच ये भी लेंथ में जो है ना, हाइट ने भी तुम मीटर मत मापे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने भी मीटर मत मापे, वस्तु तो एक है। ये mgh कब आता था? जब किसी चीज़ को, किसी m मास की चीज़ को h हाइट पर रख दिया जाए तो उसके अंदर mgh जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन इसको यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए देयर मस्ट बी सम वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर उस वर्क डन की बात करूँ तो भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही आएगा। मतलब जो वर्क डन मैंने इस चीज़ को उठा के ऊपर रखने में किया, दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इनसाइड द पार्टिकल एज अ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? मतलब ये सिस्टम क्रिएट करी मैंने, कोई वस्तु नीचे पड़ी હોય ને ઉચકીને આપણે ઉપર લઈ આવીએ તો આપણે સિસ્ટમ ક્રિએટ કરી, એ ઉપર લાવવા માટે જે વર્ક એની ઉપર કરવામાં આવ્યું એ વર્ક એની અંદર એઝ અ પોટેન્શિયલ એનર્જી સ્ટોર થઈ ગયું। ખબર પડી? સિમ્પલ કોડ આઉટ। એનો मतलब एनर्जी અને पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर सेम थिंग्स। इतना क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? तो मतलब इस वर्क डन को ही मैं एच बोल सकता हूँ, हीट एनर्जी। यही वर्क डन जो चार्ज की वजह से किया होगा, चार्ज ने चार्ज के ऊपर हुआ होगा, मतलब चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हुआ, जो पोटेंशियल ने उसके ऊपर वर्क डन किया, दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इनसाइड द वायर एज अ हीट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर फॉर्मूला दिया है वही रट लेना है, पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया। सिंपल। तो वर्क डन जो किया चार्ज के ऊपर, वही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, एंड दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिंपल। तो W की जगह H लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं? V और Q है। अब क्या कर सकते हैं? V और Q, तो H का एक फॉर्मूला मिला VQ। अब अंदर जो फॉर्मूला है वो चेक करो। H का फॉर्मूला दिख रहा है VIT। तो अगर मुझे VIT फॉर्मूला चाहिए तो कैसे आएगा? देखो इधर ध्यान दो, VQ है, अगर इसको मैं T से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा दूं तो Q/T तो कहीं पे देखा हुआ है, दैट इज करंट। समझ पड़ी क्या? तो Q/T को चेंज कर दो करंट से तो बन जाएगा VIT, दैट इज योर हीट एनर्जी। समझ में आया कैसे किया? इसका यूनिट क्या होगा? जूल। क्लियर? जूल नहीं तो क्या हो सकता है? वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। कोई डाउट किसी को? एक और तरीका है इसको समझने का, मैकेनिकल पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसे बोलते हैं मैकेनिकल पावर। यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है P इज इक्वल टू V इंटू I। ये कहाँ से आया वो समझते हैं। अब VI है तो H/T उसका फॉर्मूला होगा। अगर मुझे VI रखना है तो उसका फॉर्मूला होगा H/T। अब H इज नथिंग बट द वर्क डन, और T तो T ही है, तो वर्क डन को ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। समझ में आया क्या हुआ? मतलब VI इज इक्वल टू FV। मतलब FV कौन है? मैकेनिकल पावर। VI कौन है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो दोनों पावर किसने ढूंढे थे? वॉट नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए उसका यूनिट बन गया वॉट। कोई डाउट किसी को इसमें? कैसे ये सब कुछ कनेक्टेड है? तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI और हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला VIT। इसमें और चेंज कर सकते हैं, और वेरिएशन। H इज इक्वल टू VIT है, मुझे पता है V इज इक्वल टू IR।
तो ओम्स लॉ अगर इसमें अप्लाई कर दूं तो आई आर इंटू आई टी, तो एक और फॉर्मूला बना आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आई की जगह वी बाई आर रखूंगा तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही पावर में भी वी की जगह आई आर रखूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे आई स्क्वायर आर को रिमूव कर दूँ तो क्या बन जाएगा, पी टी एच इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, बिकॉज हमको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो एच इज इक्वल टू पी इंटू टी। समझ में आ रहा है कैसे किया सब कुछ? एक बार पूरा सब कुछ अच्छे से लिख दो अंदर, एक बार पूरी थियरी एक बार पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो, अब सबसे पहले 9th क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? डिस्प्लेसमेंट सीखा, वेलोसिटी सीखा, एक्सेलरेशन सीखा। ये सब किसकी वजह से हुआ? तो फोर्स की वजह से हुआ। फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, विच मीन्स वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क डन कितने टाइम में हुआ, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? बराबर, ये हमको पता है फ्रॉम योर क्लास 9 कि कितने टाइम में वर्क कंप्लीट किया, दैट इज नोन एज पावर। सिंपल। वर्क तो सबने किया, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक टेबल को खिंचाना था तो दो लोगों ने टेबल को खिंचाया, एक ने 1 घंटे लगाया, एक ने आधा घंटा लगाया। तो जिसने आधा घंटा लगाया उसका मतलब क्या हुआ? उसका पावर ज़्यादा है। सिंपल। तो मतलब काम जितने टाइम में किया दैट इज योर पावर। सिंपल। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी 9th क्लास यहाँ इलेक्ट्रिकल सब कुछ चल रहा है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V क्यू। तो वी नो दैट W इज इक्वल टू वी क्यू। इसको यहाँ पुट कराओ पावर के फॉर्मूला में, तो V इंटू क्यू अपॉन टी। नाउ वी ऑल्सो नो दैट Q बाई टी तो क्या होता है? करंट। तो पावर का फॉर्मूला मिला P इज इक्वल टू वी आई। दैट्स हाउ वी डिराइव पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। उसका यूनिट होता है वॉट। अब इसमें और क्या वेरिएशन आ सकते हैं? क्योंकि भाई वी ऑल्सो नो दैट, यहाँ पर हमने वो रेफरेंसेस लिखे जो रेफरेंस हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर। करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वो भी हमको पता है, वो रेफरेंस यहाँ पे यूज़ किया है। फिर यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं V इज इक्वल टू आई आर। वी की जगह आई आर पुट करो तो क्या आएगा? आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला बना पावर का। वी आई की जगह V बाई आर पुट करो तो फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाई आर। तो पावर के टोटल 3 फॉर्मूला हुए, एक वी आई, एक आई स्क्वायर आर, एक V स्क्वायर बाई आर। मतलब डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। करंट नहीं दिया है, खाली पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया है तो भी पावर मिलेगा। पोटेंशियल नहीं दिया है, खाली करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो भी मिल जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं दिया है, खाली V और I दिया है तो भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो सिर्फ पावर के बारे में पहले नोट करो, फिर बाजू में हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन फिर से कराता हूँ। नहीं तो चलो, यहाँ से हमको पता चला कि हीट ही एनर्जी है। गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब एनर्जी ही हीट है। हीट मतलब H। हमने ये भी सीखा कि वर्क डन ही एनर्जी है, बिकॉज चेंज इन एनर्जी गिव्स यू वर्क डन एंड चेंज इन वर्क गिव्स यू एनर्जी। मतलब जितनी ताकत होगी उतना काम आप कर पाओगे, जितना काम आपने किया होगा उतनी ताकत यूज हुई होगी। दैट्स द बेसिक फंडा ऑफ वर्क एनर्जी थियरम। अब सीखना क्या है? हमको पता है कि वर्क ही एनर्जी है, तो वी ऑल्सो नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बट वर्क डन ही एनर्जी है। यूजिंग वर्क एनर्जी थियरम मैं वर्क को ही हीट बोल सकता हूँ। तो H का फॉर्मूला क्या बना? पावर इंटू टाइम। अब सिंपल, पावर के 3 फॉर्मूला है, P की जगह अप्लाई करो V I T,
I²RT या फिर V²/R/T। तो ये तीनों फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला किसके हो गए? हीट डिसिपेटेड फ्रॉम द वायर। સિમ્પલ, કશું કરવાનું હતું નહીં, પાવર કરો, આના ફોર્મ્યુલામાં W ની જગ્યાએ H કરો. કેમ? બીકોઝ વી નો ધેટ અકોર્ડિંગ ટુ વર્ક એનર્જી થિયરમ एनर्जी ही वर्क डन है, तो W की जगह H लिख सकते हैं. सिंपल. टेक्स्ट बुक नहीं मेरे तो करायो. एक याद करवानो, इधर ध्यान दो भाई, बातें बत आपको याद यही करना है, H इजिकल टू P इंटू टी. फिर पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इजिकल टू वी आई टी, और V का फॉर्मूला V इजिकल टू आई आर रखोगे तो ये बन जाएगा, I इजिकल टू V²/R रखोगे तो ये बन जाएगा. मतलब बनाना है इक्वेशन हमें, एक क्यों जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर तुझे पूछ लिया हीट और दिया है वोल्ट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, पर करंट नहीं दिया है, तो ये तीनों फॉर्मूला नहीं चलेंगे, बिकॉज करंट तेरे पास है नहीं. तो हीट निकालने के लिए तुझे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है. अगर पोटेंशियल नहीं दिया है और हीट पूछ लिया है तो ये यही फॉर्मूला बचा, बाकी सब में पोटेंशियल चाहिए. समझ પડે છે? એટલે બધા ફોર્મ્યુલા ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ એક વસ્તુ નહીં આપી હોય તો બી તને શોધવાનું હશે તો આવડી જવું જોઈએ. ગોખવાનું કઈ છે જ નહીં, આ એક જ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું, એના પરથી બધું બની જશે. પાવરનું કન્વર્ઝન જોઈ લો, બતાવી દો કન્વર્ઝન પાવરનું. 1 વોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 746 હોર્સ પાવર એવું કંઈક છે. अच्छा किलोवोल्ट ये पड़ा है 9 लास्ट फाइनल કન્વર્ઝન લખી લો. આપણે લખ્યું તો 1 મિલી એમ્પિયર ઇક્વલ ટુ 10⁻³ એમ્પિયર એવું કન્વર્ઝન છે 1 કિલોવોટ આવર. આપણા ઘરમાં જે યુનિટ્સ બને છે કે 1 યુનિટ વીજળી, 2 યુનિટ વીજળી, તો આ કિલોવોટ આવર કહેવાય 1 યુનિટ. જે આપણે બોલીએ 1 યુનિટ પાવર બળ્યો, 2 યુનિટ પાવર બળ્યો, તો 1 કિલોવોટ અવર. તો કિલોવોટ અવર એમાં કિલો એટલે 1000, કલાકની સેકન્ડ 3600, तो 36 इंटू 10⁵ वॉट इंटू सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स एनर्जी खर्च होती है तब एक यूनिट जलता है. समझ में आ रहा है? मतलब अपना घर में एक यूनिट क्या बढ़े जा रहे 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब आने के बाद 36 लाख जूल एनर्जी આપણે વાપરીએ ત્યારે એક યુનિટ આપણા ઘરમાં બળે. સમજ પડે? તો એક યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36 લાખ જૂલ, या तो પછી 36 इंटू 10⁵, એટલે 36 પછી 5 મિનિટ એટલે 36 લાખ થઈ ગયું. એટલે ઈઝી યાદ રાખવા માટે આ જ છે કે એક યુનિટ એટલે 36 લાખ જૂલ. પછી આપણે આપણી રીતે સેટ કરી દેવાની પાવર 3.6 इंटू 10⁶. કાં તો આન્સર લખશો 36 લાખ તો બી આન્સર સાચો જ આપશે, કોઈ ખોટો નહીં આપે. આવું બહુ જ વાર પૂછશે એમસીક્યુમાં. 1 કિલોવોટ અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્લેન્ક જૂલ્સ या ब्लैंक वोल्ट वॉट सेकेंड. वॉट सेकेंड इज वही जूल है. समझ में आ रहा है? 1 वॉट सेकेंड इज 1 जूल. हाँ, 36 लाख याद रखना तू. 1 किलोवॉट आवर એટલે 36 लाख. અને 1 हॉर्स पावर, ये सब ऐसा यूनिट था. हॉर्स पावर यूके का यूनिट है. लंडन में તમે જાઓ તો हॉर्स पावर માં માપે, યુરોપ સાઈડ કે આટલા હોર્સ પાવરની કાર છે, આટલા હોર્સ પાવરનું આવું છે. તો 1 horse power equal to 746 વોટ. એ લોકોએ યુનિટ્સ બનાવ્યા જેવી રીતે આપણું ફૂટ, પાઉન્ડ, સેકન્ડ.
ડિરાઈવ થાય ને એ મારે જોવું પડશે અત્યારે, મને નહીં ખબર કેવી રીતે થાય. HP એટલે 1 હોર્સ પાવર. આમાં એવું નથી કે એક ઘોડાનો પાવર, એવું નથી. હા એવું નહીં. देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो क्या भाई आयन बनेगा, टोस्टर बनेगा, उसके ऊपर पूरा थियरी है, मतलब सारी थियरी कंप्लीट हो गई. હવે હોમવર્ક લખી લો. હા છેક આવતા શનિવારે મળવાનું છે આપણે, બહુ ટાઈમ છે જીવનમાં. ટાઈમર નથી. આ રક્ષાબંધન છે, કેટલી રજાઓ છે. બોલો સર एक्सरसाइज 1 થી લઈને 10, 1 થી લઈને 11. क्या हुआ? સર આરતી અને ત્યાગી છે સામેની ક્લાસમાં મૂકી દેજો. एक्सरसाइज 1 to 11. સર પછી 10 પછી બહુ ओके एक्सरसाइज 1 to 11 અને અંદરના બધા ઇન્ટેક્સ્ટ. અડધા ઉપર તો કરાવી દીધા અહીંયા. खाली बेच करा સારું ઉપર લાય. ઉભરે ઉભારો 1 મિનિટ ઉભારો. સર 10 કરી નાખીએ. पेज नंबर बोलो क्या पेज नंबर क्या કહું पेज नंबर 216 तक जो इंटेक्स्ट है 216 સુધીના એટલા છે, એટલા એટલે છેલ્લા 5 છોડ દો એટલે 18 કરવાના થશે. चलो तो बस आज यहाँ तक रखते हैं. हाँ जी थोड़ा सम सॉल्व कर लिए. छेल्ला 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लो.